चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय मृदा, इंडियन सॉइल। तो हेडिंग डाल लीजिए, इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि जो भारतीय मृदा है, जो भारतीय मिट्टी है, सबसे पहले आप याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट सही है, ये कह लीजिए आप, जो भारतीय मिट्टी है या जो मृदा है, ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बनी है। लैटिन भाषा का एक शब्द है और उस शब्द का नाम है सोलम। लैटिन भाषा में एक शब्द है और शब्द का नाम है सोलम। तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बनी है। और इस सोलम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। इसका अर्थ होता है फर्श या फिर फ्लोर। इसका कहने का मतलब यह है कि जो मिट्टी है वो एक फर्श की भांति होती है, एक फ्लोर की भांति दिखाई देती है। और कहाँ होती है, तो आप कह सकते हो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी की कौन सी सतह, ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो उथली पुथली परत होती है, ये उसे क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृदा। समझ में आया नहीं आया? तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, पहले डेफिनेशन की जगह आप दूसरे पॉइंट में लिखना, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। भाई पूछ लेता है, ठीक है, स्टडी ऑफ सॉइल, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एक शब्द बहुत ज्यादा चलता है, आंसर होगा पेडोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, पेडोलॉजी। एक पेडालॉजी होती है, वो तो एक सब्जेक्ट का नाम है, पेडालॉजी। यह है पेडोलॉजी। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, पेडोलॉजी कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं? तो मृदा लैटिन भाषा के एक शब्द सोलम से बना है जिसका अर्थ है फर्श, और मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। ये बात भूल लेनी चाहिए भाई। उसके बाद अब लिखना है इसकी डेफिनेशन कि मृदा या सॉइल होती क्या है। तो आप इसमें लिखना डेफिनेशन, और डेफिनेशन में नोट करना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी उथली पुथली परत को, उथली पुथली परत को पूरा ही लिख लेना, मृदा कहते हैं। मृदा कहते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? 2022 में तो जी सोइल इतना खराब हो चुका वर्ल्ड में, उसका ऐड देखा था मैंने। किसका? डिस्कवरी का था, और उसके लिए मेरा अभियान चल, अभी देख लो हमारे मृदा के लिए क्या क्या अभियान चलाए हुए हैं, वो सब बताऊंगा। बहुत ज़्यादा खराब हो गई, उससे उपजाऊ नहीं हो पा रही। और क्यों मिट्टी खराब हो रही है, इसका कारण भी बताऊंगा। एक तो जी, और इस मिट्टी को खराब करने के साथ साथ उसका इफेक्ट हम पे कैसे पड़ रहा है, उसे भी देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, तो डेफिनेशन क्या हुई कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह पर जो उथली पुथली परत है, देखो समतल नहीं है बिल्कुल, क्या है, उथली पुथली है। कहीं तो ऊंचाई ज़्यादा मिल जाती है, कहीं कहीं मिट्टी अलग मिलती है, कहीं अलग मिलती है। तो इसी उथली पुथली परत को क्या कहते हैं, आंसर होगा मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं? चलो उसके बाद फोर्थ पॉइंट, निर्माण। मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो चलिए अब समझते हैं मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे। तो दो टर्म है यहां पर जो समझने वाली है। एक तो होता है अपक्षय, इसको हम वेदरिंग भी कह सकते हैं, वेदरिंग। और एक होता है विघटन, डीकंपोजिशन।
डिकम्पोजिशन। दो टर्म है यहां पर, एक अपक्षय और एक विघटन। मिट्टी का निर्माण जो होता है, देखो अब ध्यान से कैसे होता है। देखो ऐसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है भाई, ये वाली, ये पृथ्वी की क्या है, सतह, जिस पर हम चलते फिरते हैं, ये वो है। अब इस मिट्टी की सतह के इस पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानें हैं। भाई आप सभी को पता है सॉलिड है नीचे से, तो नीचे क्या होंगी, चट्टानें होंगी। तो ऐसा मान लीजिए कि यहां पर क्या है, चट्टानें हैं इस पृथ्वी की सतह के नीचे, इस तरीके से। ऊपर भी है इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, चट्टानें, ठीक है भाई। अब दोनों वर्ड समझो, अपक्षय क्या होता है और विघटन क्या होता है। सबसे पहले अपक्षय यानी कि वेदरिंग सुनो। अच्छा नाम से कुछ तो पता चल गया होगा ना, वेदरिंग यानी कि क्या, मौसम चेंज हो रहे हैं, है ना। ऐसा मान लीजिए कि यहां पर क्या है, बादल है, बारिश पड़ रही है, तो बारिश के कारण बारिश का पानी नीचे जाएगा, चट्टानों पर जाएगा, तो चट्टानों को नमी आ जाएगी इनमें। उसके बाद यहीं पर ही सूरज मान लो, गर्मी पड़ गई बहुत तेज, अब ये सूख गई। कहने का मतलब ये है, कभी हवा, कभी पानी, कभी सूर्य, ये सारी घटनाएं होने के कारण ये चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती है, वीक हो जाती है। और वीक होने के बाद इनमें क्या पड़ जाती है, टूट फूट पड़ जाती है। क्या हो जाती है, टूट फूट। तो जब ये टूट फूट पड़ जाती है, टूट फूट के बाद ये बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब भुरभुरा। जब आप उन चट्टानों को ऐसे पकड़ के उठाओगे तो खुद ही टूट जाएगी, वेदरिंग के कारण। होता है ना ऐसे, जैसे समय के साथ क्या होता है, चीज़ें कमज़ोर होने शुरू हो जाती है, सेम वैसे ही जब अपक्षय की घटना कंटिन्यू इन चट्टानों पर होती है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानें हैं, जब उन पर अपक्षय की क्रिया होती है तो टूट फूट क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। सेम ऐसे ही विघटन, विघटन का मतलब डिकम्पोजिशन। देखो कमज़ोर किसने कर दिया, अपक्षय ने, बार बार कभी मौसम परिवर्तन। और विघटन का मतलब हो गया टूटना फूटना। जब चट्टानें क्या हो जाती है, टूट फूट जाती हैं, तो वही क्या होती है, बारीक चूर्ण में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इन दोनों घटनाओं के कारण जो चट्टानें हैं, चट्टानें बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये जो बारीक चूर्ण में परिवर्तित हुई है, यानी कि जो बारीक चूर्ण टाइप हमारे पास आया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा या मिट्टी। बताओ जी, कोई डाउट इसमें। आप विघटन को और कैसे कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि मान के चलो एक खड़ी चट्टान थी, ठीक है, हुआ ये कि किसी कारण से या भूकंप आया, उसके कारण ये चट्टान बड़ी वाली टूट गई। और टूटने के बाद कहाँ गिरी, सतह पर। तो जब सतह से टकराएगी तो जो सतह की है वो भी टूटेगी। जब दोनों आपस में टकराएंगी तो उससे भी तो बारीक चूर्ण टाइप मिलेगा, है या नहीं। तो वो भी ऐसे भी समझ सकते हो, वो भी क्या है, विघटन ही है। बात क्लियर है नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिट्टी यहां बनकर आई है ना, ये उपजाऊ नहीं है। कैसी नहीं है, उपजाऊ नहीं है। तो फिर उपजाऊ कैसे बनेगी। अब कारण है हमें यह देखना है कि मिट्टी जो होती है उसमें उपजाऊता या उपजाऊ जो होती है वो कैसे आती है, उर्वरकता उसकी कैसे बढ़ती है। क्लियर है, नोट किया इतना, नोट करो इतना, फिर मैं ऊपर से रफ करता हूँ। चलो भाई अच्छा चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। मिट्टी में उर्वरकता कैसे आती है, उपजाऊ कैसे बनती है। इस पॉइंट को लिखा रहने देते हैं। देखो भाई, होता क्या है, ये जो चूर्ण यहां पर बनकर तैयार हुआ है, ये वाला, ये बारीक चूर्ण, अब मान के चलो यही वो सतह थी, इधर बना लो, ये वो सतह थी और इसी के नीचे ही बारीक चूर्ण की मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। ठीक है भाई, वो टूट फूट जो थी उसके कारण यहां पर एक बारीक सी परत बन गई है मिट्टी की। इस तरीके से
अब क्या हुआ, तो आप कह सकते हो ये है मृदा। अब देखो, अब इसी सतह के ऊपर आपको पता है पेड़ वगैरह उगे होते हैं, जानवर वगैरह इसी पर ही चलते हैं, मान लो ये जानवर है, इंसान है, जो भी है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, जब इस मिट्टी के अंदर, जब इस मृदा में एक तो वनस्पति और प्लस एक जीव जंतु, वनस्पति प्लस जीव जंतु के अवशेष मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं, तब इस मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आप लोग सड़ी गली पत्तियां जो होती हैं पेड़ों की, उसे दबा देते हैं, याद हो आपको, अगर हमको खाद बनानी होती है तो हम उसको क्या बनता है, 6 महीने के लिए ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसे सड़ाना गलाना क्या कर देते हैं शुरू, और जितने भी पोषक तत्व उस जानवर उस वनस्पति में थे उस सारे को ला करके इसमें छोड़ देते हैं मिट्टी में, तो मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या मिट्टी कैसी हो जाती है, उर्वरक हो जाती है, उसमें उपजाऊ बन जाती है वो। समझ में आई बात है नहीं? वैसे ही यहाँ होता है, यहाँ पर जो सतह पर इस मिट्टी में जो जीव मरते हैं, जो वनस्पति उगती है वो वहीं खराब हो जाती है, वहीं सड़ जाती है, वहीं गल जाती है, तो उसी के कारण या उसके अवशेष जो होते हैं छोटे छोटे, जब उस मिट्टी में मिल जाते हैं तो उसके कारण मिट्टी कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। और जब ये वनस्पति और जीव जंतु के अवशेष मिट्टी में मिलते हैं, इसे कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस को हिंदी में जीवांश कह सकते हो आप लोग। कई बार क्वेश्चन आया है कि मिट्टी के अंदर वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों का मिलना क्या कहलाता है, तो आंसर होगा ह्यूमस कहलाता है। मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है अभी बताऊंगा, पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? आप इस लाइन को यहाँ 4th के बाद निर्माण में ऐसे लिख लेना कि जब कि इस मृदा में जब, हाँ बिल्कुल, इस मृदा में जब वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं, या इस मृदा में वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेषों का मिलना, जीव जंतुओं के अवशेषों का मिलना क्या कहलाता है, तो आंसर होता है, इसे ही हम कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में जीवांश। ह्यूमस, बात समझ में आई है नहीं? और इस ह्यूमस से होता क्या है, तो आंसर होगा मृदा की या मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, या आप कहते हो मिट्टी उपजाऊ या उर्वरकता बढ़ जाती है। उपजाऊ लिख लेना, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मृदा या मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है, उर्वरकता बढ़ जाती है। जो फर्टिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हुआ? हाँ ले जा, एक छोड़ दिए, ग्रीन ग्रीन हो गया भाई। चलो 5th पॉइंट, तो ये ह्यूमर्स नहीं भूलना भाई, ठीक है? बाकी सब भूल जाइए, चाहे मतलब जो पढ़ा रहा वो नहीं, कभी भी जगह सब एक तरफ है, बस ह्यूमर्स ही याद, ठीक है? आगे देखो, ये मिट्टी बेसिकली पाई कहाँ जाएगी, तो आप इसमें लिखना मिट्टी पाई कहाँ जाएगी, तो आप इसमें लिखना कि नदियों के द्वारा
नदियों के द्वारा हम्म। वो तो आपने बताया था कि नदियाँ उस ले करती हुई निक्षेप के कारण मिट्टी का फैलाव होता है। आप इसमें ये लिख सकते हो मृदा का फैलाव। भाई सरफेस पर मिट्टी कैसे फैली? तो आंसर होगा किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाकर लाए। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा निक्षेप के कारण। निक्षेप क्या होता है? फैलाव है इसका मिट्टी का। तो क्या मैं तो सही बता रहा हूँ। नदियां अपने साथ जो भी बालू रेत मिट्टी वगैरह बहाकर लाती है उसे सतह पर क्या कर देती है? बिछा देती है। जैसे पेट्रोल बिल्कुल सेम। तो मृदा का क्या होता है? फैलाव होता है। किसके कारण? नदियों द्वारा निक्षेप के कारण। मुझे जो मिट्टी बनी है उसमें अगर हम मानने की बात है एक धरती है उसमें पानी चला कोई पक्ष को क्या क्या करवाया था कि विक्षेप भी हुआ और भी गठन भी हुआ वहाँ पे पानी आया उस मिट्टी के वहाँ पे उपजाऊ हो नहीं पाई वहाँ उसके अंदर रेत होगी तो उपजाऊ क्यों नहीं हो रही? ये तो नहीं उपजाऊ क्यों नहीं हो रही? पानी के अंदर अब तो उसमें रेत मिला रहा है, क्या मिला रहा है? पानी होगा नहीं वहाँ पे पूरा पानी भर गया अब अब तो पूरा हाँ, तो फिर कैसे हो जाएगी यार? क्यों नहीं हो रही? तो पहले पानी हटाओ ना उसका। उपजाऊ तो बननी चाहिए ना मुझे अपना कागज पानी तो पानी हटाओ ना उसका पहले। कमजोर हो जाएगी वो पानी से। बिल्कुल भाई। एक बात बताओ, अगर तुम चाय को पानी वाले एरिया में उगाओगे उग जाएगी? तो एक बात बताओ, समुद्र में हरियाली कैसे अरे मेरे भाई, कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जो पानी में ही उगती है। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वो हमेशा पानी वाले इलाकों में पड़ती है। मैंने सिर्फ यहाँ ये बताया है कि मृदा फैलती कैसे है जमीन पे। जमीन पे मिट्टी का फैलाव कैसे होता है? तो मिट्टी का फैलाव क्या होता है? नदियाँ मिट्टी का क्या करती है? कटाव करती है। कटाव करने के देखते नहीं क्या तुम? बह जा एकदम मिट्टी कट जाओ उसमें जो बड़े बड़े उसमें गिर जावे ढाल से टिल्ले से वे, तो उसके बाद नदियाँ उन्हें अपने साथ लेके चलते हैं। अब जब नदी में बाढ़ आएगी तो कहाँ फैलेगा? सतह पर फैलेगा। तो हाँ, तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो क्या कर देते हैं? उनको फैला देते हैं। हाँ, तम मतलब मैं चाहूँ कि बढ़िया बढ़िया भाषा में बोल लूँ लेकिन तम फिर मुझे उसी पे ले आओ हैं। यूट्यूब वाले देख के कहते होंगे जी कैसे बोल रहे हैं मास्टर जी हैं। हाँ, यूपी से है ना। अगला आप हेडिंग डालेंगे संगठन, कंपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो संगठन में आप लिखेंगे 4 चीज़ों से मिट्टी मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 ह्यूमस। अब पॉइंट ये है कि ह्यूमस कितनी प्रतिशत पाया जाता है मृदा में? तो आप लिख सकते हैं 5 से 10%। नॉर्मली अगर आप किसी मिट्टी को उठाओगे और उसकी जांच करवाओगे तो लगभग उसमें 5 से 10% क्या मिलेगा? ह्यूमस मिलेगा। सेकंड, खनिज पदार्थ, मिनरल्स। खनिज पदार्थ या आप इसको कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। पोषक तत्व बेसिकली कितने होते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हो कि लगभग 40 से 45% एक मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तीसरा, मृदा वायु। और फोर्थ है मृदा जल। एक मिट्टी के अंदर ये दोनों 25-25% तक पाए जाते हैं। याद रखना, प्रतिशत पूछ सकता है क्योंकि फिक्स रेशो है और फिक्स रेशो हमेशा पूछ लिया जाता है। तो एक मिट्टी के संगठन में या एक मिट्टी के अंदर ह्यूमस की 5 से 10% मात्रा, खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की 40 से 50%, मृदा वायु कहने का मतलब मिट्टी के अंदर जो एयर होती है वो कितनी होती है? 25%। और मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो कितनी होती है? सेम 25%। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट हेडिंग डालिए मृदा के प्रकार। हेडिंग डालिए मृदा के प्रकार।
मृदा के प्रकार। सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, एक डेट है या एक ईयर है 1986। 1986 के अंदर हमारी एक परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या नाम है भाई? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी भाई? ICAR। इसकी स्थापना सन 1929 को हुई थी और कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में, याद रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी है, लिख लेना चाहे तो। इसका जो पूर्व नाम है या पुराना नाम है उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका पुराना नाम है। अब इसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में 27 गौण व 8 मुख्य मृदाओं की पहचान की है। मृदाओं की पहचान की है। 27 गुण का मतलब है 27 छोटी छोटी, जैसे दोमट, हल्की दोमट, इस तरह की मिट्टी आपने नाम भी सुने होंगे, चिकनी मिट्टी हो गया, है ना। तो ऐसी ऐसी कितनी? 27। लेकिन 8 जो है वो मेजर है, सबसे प्रमुख है। एक्चुअली में हमें यही 8 पढ़नी है। चिकनी मिट्टी तो सबसे ऊंचा होगा, बात करूंगा लास्ट में वो इनमें आएंगी सबसे मेजर। इन्हीं से ही ये छोटी छोटी बनी हुई है। दरअसल क्या होता है, मान लो काली लाल मिल गई आपस में, काली मिट्टी लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी मिल गई, पर्वतीय मिट्टी आपस में मिल गई, कुछ इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो मिट्टी की प्रकृति थोड़ी क्या हो जाती है, नेचर या बिहेवियर दोनों के दोनों बदल जाते हैं। तो हमें जो मृदाएं पढ़नी है वो 8 मुख्य मृदाएं पढ़नी है बेसिकली। और ये 8 मुख्य मृदाएं कौन सी हैं, इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, एलोवियल सॉइल। भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कितने प्रतिशत है, चाहे तो आप लिख सकते हो 43.4% भारत के अंदर, यानी कि अगर पूरा क्षेत्रफल भारत का 100% है तो उनमें से 43.4% एरिया पर क्या पाई जाती है, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है पॉइंट। दूसरी मिट्टी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है लाल मृदा या लाल मिट्टी, रेड सॉइल। कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आप लिख सकते हो 18.6%। उसके बाद आती है तीसरी काली मृदा। ये कितनी होती है, तो आंसर होगा 16.6%, 16.6%। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो आती है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा जो लगभग 3.7% पाई जाती है। देखो ये 4 सबसे प्रमुख फसलें वो मृदा आती हैं, ये वाली कौन कौन सी? जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। ये क्रम याद रखना भाई। भारत के अंदर पहली सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ 43.4%, दूसरी लाल 18.6%, तीसरी काली 16.6% और फोर्थ लेटेराइट कितनी? 3.7।
इसके बाद आगे की 4 कौन सी है, तो आप लिख सकते हो 5th मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। 6 आती है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। 7 आती है अम्लीय व क्षारीय मृदा, अम्लीय व क्षारीय मृदा। एल्काइन एंड सलाइन सॉयल। और 8 आप कह सकते हो पीट व दलदलीय मृदा, पीट व दलदलीय मृदा। और इन चारों मृदाओं की परसेंटेज आप कह सकते हो 17.9%। कहने का मतलब इन चारों के अलावा बाकी जितनी भी मृदा है उनकी प्रतिशत कितनी है, लगभग 17.9%। तो आपको ये चीज़ अलग अलग जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो। बताओ जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन 8 टाइप्स को पढ़ना है मैं बस मिट्टी की, और भारत के किस एरिया में इनकी मात्रा कितनी पाई जाती है वो देखना है सिर्फ। तो आप लोग नोट करो भाई है। तो सबसे पहली मिट्टी डाल लेना जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम कल। सिर्फ 2 से 3 दिन चलेगी, 8 की 8 मिट्टी क्या हो जाएगी, फिनिश। कहने का मतलब भारतीय मृदा का चैप्टर फिनिश। समझ में आया? तो चलो हेडिंग डाल के छोड़ दो जलोढ़ मिट्टी, और आप लोग भी हेडिंग डाल के छोड़ दो जलोढ़ मिट्टी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।